इतिहास की गलियों में अक्सर कुछ ऐसी गूंज सुनाई देती है जो सदियों बाद भी हमारी रगों में दौड़ती है। एक ऐसी ही गूंज थी वेदों की, जिसने भारत की आत्मा को गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं आर डिजिटल स्टोरी। समय के पहियों को थोड़ा पीछे घुमाइए। आज से लगभग 3500 साल पहले सिंधु घाटी की भव्य ईंटों वाली इमारतें मिट्टी में मिल चुकी थी और भारत के उत्तर पश्चिम क्षितिज पर घोड़े की हिनहिनाहट और रथों के पहियों की गूंज सुनाई दे रही थी। एक नई सुबह, एक नई सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ये वो दौर था जब पत्थरों पर नहीं बल्कि हवाओं में ऋचाएं गूंजने वाली थी। ये वो दौर था जब ज्ञान को लिखा नहीं बल्कि सुनकर याद किया जाने वाला था। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पहले एपिसोड में हम भारत की उस महान संस्कृति नींव की बात करेंगे जिसने दुनिया को वेद दिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी एकाग्रता को चरम पर रखें, क्योंकि हम उस रहस्यमयी पर्दे को उठाने जा जिसे इतिहास वैदिक काल कहता है। इतिहास की किताबों में इस सभ्यता का जिक्र 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 600 ईसा पूर्व तक चलता है। लगभग 900 वर्षों का यह लंबा सफरनामा दो हिस्सों में बटा है। पहला है ऋग वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। यह वह समय था जब समाज कबीलों में रहता था और ऋग्वेद की ऋचाएं रची जा रही थी। फिर आया उत्तर वैदिक काल, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय, जब लोहे की खोज ने जंगलों को साफ किया, खेती को विस्तार दिया और कबीले अब जनपद में बदलने लगे थे। याद रखिएगा, यही वो समय था जब वर्ण व्यवस्था ने अपना पैर पसारना शुरू किया था। सबसे बड़ा सवाल जो हर परीक्षार्थी के मन में कौंधता है, ये आर्य आखिर आए कहां से थे? आर्य कोई जाति नहीं बल्कि एक भाषा समूह था जिसका अर्थ होता है सृष्ट। इनके मूल निवास को लेकर इतिहासकारों में आज भी एक रोमांचक बहस छिड़ी रहती है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर का मानना था कि ये मध्य एशिया यानी बैक्टीरिया से आए थे और आज के प्रतियोगी परीक्षा में इसी मत को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। लेकिन हमारे अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी गहरी रिसर्च से दावा किया कि इनकी असली घर उत्तरी ध्रुव या अंटार्कटिका क्षेत्र था। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी कालजयी रचना सत्यार्थ प्रकाश में इन्हें तिब्बत का मूल निवासी बताया। हंगरी, यूरेशिया और जर्मनी जैसे कई और नाम भी इस लिस्ट में जुड़े हैं। लेकिन परीक्षा के लिहाज से मैक्स मूलर का मध्य एशिया सिद्धांत आपकी जुबानी पर होना चाहिए। आर्य जब भारत की दहलीज पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपना बसेरा बनाया सप्त संधेव प्रदेश में। 7 नदियों की यह उपजाऊ भूमि आज के पंजाब और उसके आसपास का इलाका थी। ऋग्वेद में इन नदियों का वर्णन किसी गौरव गाथा से कम नहीं है। सिंधु इनकी जीवन रेखा थी तो सरस्वती इनकी सबसे पवित्र नदी तमा थी। आज हम जिन्हें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज कहते हैं, उस दौर में उन्हें वित्सता, अस्किणी, पुरुषणी, विपाशा और सतुद्री के नाम से पुकारा जाता था। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है बल्कि परीक्षाओं में सीधे पूछे जाने वाले सवाल हैं। अफगानिस्तान के कुंभा और क्रूमी नदियां इस बात का सबूत है कि आर्यों का विस्तार कितना विशाल था। दोस्तों, वैदिक काल की यह शुरुआत महज एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सोच की शुरुआत थी जिसने भारत को विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर किया। इस काल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृत भाषा ने हमें वो साहित्य दिया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आज के इस एपिसोड में हमने आर्यों के आगमन और उनके भूगोल को समझा। अगले एपिसोड में हम कबीलों के भीतर झांकेंगे और देखेंगे कि उस समय की राजनीति, समाज और वो रहस्यमयी सभा और समिति क्या थी।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुनते रहिए RR डिजिटल स्टोरी। धन्यवाद। जय हिंद।